बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे गांव में एनजीओ की तरफ से एक सेंटर खुला था जहां पर ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाने वाली उस्तानी आती थी। वहां सिर्फ लड़कियों को ही जाने की इजाजत थी। कोर्स सिर्फ 6 महीने का था, इसलिए लोगों को हुनर सिखाने के लिए हर महीने उनको 3,000 का मुआवजा भी दिया जाता था। मेरे शोहर वहाँ के मैनेजर थे। पहले तो वो बहुत कम वक्त के लिए ही वहाँ जाते, लेकिन अब वो मुझसे कतराने लगे थे। वो अपना ज्यादातर वक्त वहीं जाकर गुजारते थे। मेरे दिल में भी वहम पैदा होने लगा, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि वह गांव की सबसे खूबसूरत लड़कियां जाती हैं। और शोहर पर नजर रखने के लिए एक रोज मैं भी चेहरा छुपाकर वहां चली गई। अभी थोड़ी ही दूर गुजरी थी कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरा नाम परीशे है और मेरा ताल्लुक मरी से है। हम 3 बहन भाई हैं। मेरे दोनों भाई मुझसे बड़े हैं। मैं लाडली होने की वजह से बहुत ज्यादा जिद्दी थी। मेरी वालदा भी मुझे समझाती थी कि लड़कियों को इतना जिद्दी होना और मुंहपट होना अच्छा नहीं, लेकिन ये शायद उम्र ही ऐसी थी। मुझे लगता था कि बस मैं ही ठीक हूँ, बाकी तो सबकी सोच गलत ही है। दूसरे गलत और सिर्फ अपनी जात ही दुरुस्त लगती है। जब हमें दूसरों की तनकीद पे यही लगता है कि लोग तो हमसे हसद और गलत फहमी का शिकार है। अपनी गलतियों से नजर चुराने की बुरी आदत बहुत ही ख्वार करती है। बाज़ औक़ात खुद से नफरत, गुजरी याद और वक्त को याद करना ऐसा है जैसे आप अपने जख्मों को खुद ही उधेड़ना शुरू कर देते हैं, और कोई ऐसा ना हो जो आपके जख्मों पर मरहम लगा सके। इसलिए खुद को खुद ही जख्म देने लगे और खुद ही मरहम बच जाए। खुद के जख्मों को मरहम देना, जब आप खुद से नफरत भी करते हो, तो तकलीफ भी सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में अगर किसी का एक बोल हमारे दर्द का मदावा करने लगे, तो हम फिर से अपने जख्मों को उधेड़ने लगते हैं। नफरत की एक ऐसी इंतहा है जो मुझे खुद से है, और उसमें इंसान टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है, लेकिन किसी से अच्छे की उम्मीद नहीं रखता। मैंने घर से भागने का बड़ा फैसला कर लिया था। फैसले से अपने शोहर को आगाह किया। हम दोनों कुछ दिन पहले छुपकर मेरे शोहर के दोस्त के घर पर ही उनकी मौजूदगी में निकाह कर चुके थे। मैंने घर वालों से बात नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी वो लोग नहीं मानेंगे। अब कुछ दिनों से मैं अपनी भाभी से बहुत तंग थी। मेरी भाभी हर वक्त मुझ पर नजर रखती। जो अभी काम आती, मुझे कहती किसका फोन है। थोड़ी देर बात कर रही होती तो सुबह से कहती कि सारा दिन फोन पे लगी रहती है। अम्मा मुझसे डरती कि तूने अपनी भाभी के सामने अपनी इज्जत खराब कर लेनी है। बाद में भाभियां ताने देती हैं, इसलिए बेहतर यही है कि तू सुधर जा। दूसरी तरफ मेरा शोहर था। अगर मैं बात ना करती तो वो नाराज हो जाता, और मैं उसकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आज तो हद ही हो गई। मेरी भाभी ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढ लिया था, और कल वो लोग मुझे देखने आ रहे थे। मैंने कहा मुझे अभी शादी नहीं करनी। घर वालों से कहकर मेरी बहुत बेइज्जती करवाई। मैंने अपने शोहर को कॉल की और उसे कहा कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले जाए। वो खुशी से चिल्लाया, वो कितने दिन से कह रहा था, जब हम जानते हैं कि लोग नहीं समझेंगे तो फिर हम अलग दुनिया बसा लेते हैं और यहाँ से निकल चलते हैं। इसलिए हमने घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय किया। मेरी सारी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी, बस आखिरी सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी था। आजकल मुझे कोई और काम नहीं था सिवाय शान के साथ फोन पर लंबी चौड़ी बातें करने के। यूनिवर्सिटी में हम दोनों मिले थे, और मुझे लगा शान ही वो शख्स है जो मेरा आइडियल है। यूनिवर्सिटी की बहुत सी लड़कियां शान को पसंद करती थी, लेकिन दिल कोई मंदिर की घंटी थोड़ी है। शान का दिल मुझ पे ही आया, और मैं खुद की खुशकिस्मती पर दिल ही दिल में शुक्र अदा करती न थकती। मैं खुद शान से मोहब्बत करने लगी थी। जागती आंखों से उसके ख्वाब देखती, उसकी उम्मीद पर बैठी थी, और मोहब्बत का रोग लगा रखा था। पिछले कुछ दिनों से शान ने यही कहना शुरू कर दिया था कि घर से भागकर शादी कर लेते हैं। लेकिन मैं चाहती थी कि घर वालों की मर्जी से सब कुछ हो। लेकिन मेरी किस्मत, जब से अब्बा की भतीजी बहू बनकर हमारे घर आई, हमारे घर की सारी भाग दौड़ उसके हाथ में ऐसे ही गई जैसे उसने भाई को काबू कर लिया था। अब्बा भी भतीजी की मानने लगे। जैसी कहती वो वैसे ही करते। दूसरी तरफ शान फोन पे फोन कर रहा था, मोहब्बत के वास्ते लंबी चौड़ी दलीलें दे रहा था, और मेरी मिन्नतें कर रहा था कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगा। ये ना हो कि तुम पीछे हट जाओ। मेरा भी सोचा मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। वो मुझे समझाता, वैसे भी माँ बाप ने तुम्हारी शादी करनी ही तो है, तब भी तुम्हें घर छोड़कर तो आना ही पड़ेगा। वैसे भी अब तुम मैच्योर हो, आला तालीम याफ्ता हो और बालिग हो, अपने फैसले खुद कर सकती हो। ये भी उसकी मोहब्बत है मेरे साथ। मुझे कहता कि मैंने तुम्हारी खातिर सब लड़कियों को रिजेक्ट किया है, और फिर तुम्हारे वालिदैन को बता भी दे तो भी वो मेरी शादी तुमसे कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो तुम्हारे लिए तुम्हारे कज़न को पसंद करते हैं। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय किया। मैं चोरी छुपे अपने चंद ज़रूरी कपड़े और छोटी मोटी चीज़ें बैग में पैक करके शान के बताए हुए वक्त पर बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। इस दौरान शान की कॉल आ गई। कहने लगा तुम्हारे घर वालों ने कुछ जेवर भी बनाया होगा, वो भी हाथ में कर लो, मुश्किल वक्त में काम आएगा। मैंने कहा मैं अच्छा कुछ करती हूँ। मुझे पता था कि अम्मा ने मेरे लिए
सोने के जेवरात बना रखे थे। मैं माँ के कमरे से जेवरात निकालने की तरकीब सोचने लगी। वक्त बहुत कम था। जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, माँ कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। एक लम्हे के लिए मैं माँ को सामने देखकर सकते में चली गई। मेरी बेटी, इतनी रात गई तुम क्यों जाग रही हो? और ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? हाँ अम्मा, मैं वही बताने आई थी कि मेरी सहेली की अम्मी बीमार है। उसने इमरजेंसी में बुलाया है। मेरी कुछ दोस्तें भी जा रही हैं। आप सो रही थी, इसलिए सोचा कि मैं आपको डिस्टर्ब ना करूं। मैंने खुद को संभालते हुए झूठ बोल दिया था। वो वजह पूछने लगी कि कौन सी सहेली है तेरी, और इस वक्त अकेली मत जाना, अपने भाई को साथ लेकर जा। मैंने उनको कहा कि रहने दे, भाई सारा दिन के थके हैं, यहाँ करीब ही तो जाना है। आप फिक्र ना करें, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी सहेलियाँ भी मेरे साथ हैं। मेरी अम्मा परेशान हो गई थी। अचानक ही मेरी अम्मा मेरी भूख का एहसास करके बोली कि अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बना कर लाती हूँ। मैंने सोचते हुए जल्दी से अलमारी का दरवाजा खोला। सबसे पहले मेरी नज़र अपने लिए बने महरून रंग के बहुत प्यारे से लहंगे पर पड़ी, जो मेरी माँ ने खास तौर पर शादी वाले दिन के लिए मेरी पसंद से बनवाया था। और अम्मा अक्सर कहती थी कि जब मेरी बेटी इसे पहनकर दुल्हन बनेगी तो शहजादी लगेगी। एक से बढ़कर एक अच्छा सूट, बेहतरीन बिस्तर और जहेज, न जाने क्या क्या सामने आ रहा था। बहुत सी कीमती और खूबसूरत चीज़ें तो ऐसी थी जो माँ ने चोरी चोरी बना रखी थी, जिनका मुझे इल्म नहीं था। चीजें उलट पुलट करते आखिर जेवरात मैंने ढूंढे निकाले, लेकिन मेरा दिलो दिमाग चकरा गया। जेवरात के साथ बहुत सी यादें भी जुड़ी थी। कुछ बचपन की चीजें उस अलमारी में मेरी माँ ने संभाल रखी थी, जिनका बोझ मुझसे उठाया नहीं जा रहा था। कुछ आंसू आंखों से निकले और मेरे दुपट्टे में जज्ब हो गए। जमीर ने मुझे बहुत झंझोड़ा और मैं सोचों में गुम हो गई कि माँ की कोख से जन्म लेने से लेकर अब तक माँ बाप ने मेरे लिए क्या नहीं किया। और ख्वाहिश पूरी की, पढ़ाई लिखाई, छोटी बड़ी, सब ख्वाहिशात अपना खून पसीना एक करके सबको पूरा किया, और मेरे अगले घर का सामान लेके रखा है, और मैं उन्हें ही जलील करने जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। बस मुझे भी यही बात याद थी, और मैं ऐसी नाशुक्री और बेफैज औलाद थी जो क्या करने जा रही थी। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि ये ठीक नहीं। माँ बाप को जीते जी मारकर तुम भी माँ बाप की तरह रोज रोज ही मरने जा रही हो। उनको जलील करोगी तो खुद भी सुकून से कैसे रहोगी? तुम्हें तो माँ बाप को देखे बिना सुकून नहीं आता, तो वो भी तुम्हें देखकर जीते हैं। मत पार करना ये दहलीज, वरना पछताओगी। लेकिन फिर दिल ने कहा कि शांत पागल हो जाएगा, उसने भी तो मेरी खातिर सब अपनों को छोड़ दिया है, मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरी आंखें भीग गई थी। मुझे अपनी आला तालीम और अपनी हमाकतों पर खूब रोना आ रहा था। इस दौरान माँ आ गई। ये लो परीछे, अपनी पसंदीदा पास्ता खाओ। वहां जाकर मेरी बेटी को भूख लग जाती। वैसे भी इस वक्त किसी के घर जाकर बंदा कुछ खाता अच्छा नहीं लगता। तेरी सहेली की बेचारी अम्मा तो वैसे ही बीमार है, और कहाँ वो तुम लोगों को खाना खिलाएगी। बाकी दोस्तों को भी अंदर ही बुला लेना, वो भी खाना यहाँ से खा जाएंगी। माँ की बात सुनकर मैं माँ के गले लगकर फूट फूट के रोने लगी। माँ मेरा माथा चूमकर आंसू साफ करते हुए बोली, मेरी बेटी क्यों रो रही है? और मैं नजरें चुराते हुए कहने लगी, माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। माँ ने मेरी तरफ मोहब्बत से देखा और बोली, ये भी कोई पूछने की बात है? माँ से बढ़कर भी भला कोई मोहब्बत कर सकता है? इस दौरान मेरे मोबाइल की घंटी बार बार बजने लगी। मैंने कॉल काटते हुए मैसेज लिखा कि मैं आ रही हूँ कुछ देर में। घर से निकल आई। गली वीरान थी और हर तरफ अंधेरा था। गली के नुक्कड़ पर शान था। मैं बाइक पर बैठी और हम लोग उस शहर से निकल आए जिस घर से हम थे। ये शान के कज़न का था। वो हॉस्टल में पढ़ता था तो कभी छुट्टियों में ही आता था। शान ने कहा कि ये हमारा घर है, बेफिक्र होके रहो। शान ने मुझसे मोहब्बत को देखते हुए दिलासा दिया और कहा, देखना, मैं इतना ख्याल रखूंगा कि तुम अपने सब रिश्तों को भूल जाओगी। मैंने कहा कि बस ये ध्यान रखना कि मैंने तुम्हारी खातिर ही सबको छोड़ा है, मुझे धोखा नहीं देना। लेकिन मैं भूल गई थी, अपनों को धोखा देकर जो रात की तारीकी में घर से निकलती हैं, वो बेशक किस्मत की बहुत धनी हो, फिर भी नहीं बच सकती। पीछे रह जाने वाले अपनों की आहें, उनकी इज्जत के जनाजा निकल जाने के बाद भला बेटियां कैसे सुकून से रह सकती हैं। शादी को 1 साल हो गया था। शान मेरा बहुत ख्याल रखता था और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता, लेकिन मेरे अंदर कहीं खुशी गुम हो गई थी। मुझे अपने घर वाले बहुत याद आते और उनकी याद मुझे जीने नहीं देती। जब मैं सोचती कि मेरे बाद मेरे वालिदैन और भाइयों को कैसे सारे खानदान और मोहल्ले की बातें सुननी पड़ी होगी, मेरा दिल रुकने लगता। मैं बहुत रोती, लेकिन मेरा रोना उनकी गई इज्जत को वापस तो नहीं ला सकता था। शान का कज़न इन दिनों छुट्टियों में घर आया हुआ था। वो जब भी कुछ दिन के लिए आता तो खाना वो हमारे साथ ही खाता। मैंने खाना बनाया और मेज पे लगा दिया। वो हमेशा की तरह खाना प्लेट में निकाल कर अपने कमरे में चला गया। मुझे कभी कभी लगता कि वो मुझसे झिझक की वजह से ऐसा करता है। एक दिन मैंने पूछ ही लिया
कहने लगा कि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि एक धोखेबाज के हाथों जाकर खाना खाऊं। मैंने कहा कि मैं समझी नहीं। कहने लगा समझ जाओगी, फिलहाल तो मैं भी नहीं समझा सकता। मैं परेशान हो गई कि ये शख्स मुझे या मेरे खानदान में से किसको जानता है। मैंने शान से बात की तो कहने लगा फलसफे का स्टूडेंट है और उसे आदत है ऐसे ही फलसफा झाड़ने की। तुम फिक्र ना करो और उसका अच्छे से ख्याल रखा करो। उसका बहुत एहसान है कि उसने अपना घर हमारे हवाले कर रखा है। शान बिना बताए कहीं चला गया। मैं बहुत परेशान थी। मैंने उसके नंबर पे कॉल की तो कहने लगा 2 दिन तक मुझे फ़ोन मत करना, मैं एक ज़रूरी काम से आया हूँ। जैसे ही यहाँ से फ्री हुआ तुम्हारे पास पहुँचता हूँ। अगर कोई काम हो तो अरसलान से कह देना। अरसलान वही शान का दोस्त था जो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। पता नहीं उसे क्या मसला था। शान वापस आया तो कुछ परेशान था। मैंने पूछा तो कहने लगा कुछ पैसों की ज़रूरत है, लेकिन इंतज़ाम नहीं हो रहा। मैं उससे लड़ने लगी और कहा कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया। मैं अंदर गई और जेवर लाकर उसके हाथ पे रख दिए। कहा कि इन्हें बेच के अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। शान ने मना किया, लेकिन फिर मेरे इसरार पर मान गया। शान फिर कुछ दिन से बहुत मसरूफ़ हो गया था। मैं भी उसकी मसरूफियत की वजह से बार बार फ़ोन नहीं करती थी, क्योंकि उसे मेरा फ़ोन करना बुरा लगता था। कहता था यार समझा करो, बंदे को 1000 काम होते हैं। सारा दिन मैं तुम्हारी खातिर ही तो काम करता हूँ। अब अगर घर बैठा रहूँगा तो खाएंगे कहाँ से। वैसे भी मोहब्बत और शादी के शुरू दिन के ही चोचले थे। जैसे ही जिंदगी रूटीन पे आती है तो कमाने की फिक्र लग जाती है। मुझे भी लगता था कि शान ठीक कहता है। उस दिन शान घर पे नहीं था। मुझे बुखार था और बुखार की वजह से बार बार गनौत की तारी हो रही थी। जब मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, मैंने देखा अरसलान था। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ आया और बोला आप यहाँ क्या कर रही हैं इतनी सर्दी में, अपने कमरे में जाएं। मैं कुछ नहीं बोली। कहने लगा तबीयत तो ठीक है आपकी। सब ठीक है तो शान कहाँ है। मैं उठ के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जब चक्कर आया तो गिर कर बेहोश हो गई। मेरी आँख खुली तो अरसलान कुर्सी पे नजर आया, जो शायद सो चुका था। मैंने आवाज़ दी तो जल्दी से उठा और मेरी तरफ बढ़ा। बोला कैसी है आपकी तबीयत अब। उसके चेहरे से फिक्रमंदी साफ जाहिर थी। मैंने कहा कि ठीक है हूँ, शान को बुलवा दो, उसे बताओ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, जल्दी वापस आए। अरसलान ने कहा कि वो फ़ोन कर चुका है, कल तक शान वापस आ जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि शान मुझसे भाग रहा है और यही सोचे मुझे जीने नहीं देती थी। जिस शख्स की खातिर मैं सब कुछ छोड़ आई थी वो बदल रहा था। हमारे गांव में एनजीओ की तरफ से एक सेंटर खुला था, जहां पर ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाने वाली उस्तानी आती थी और वहां सिर्फ लड़कियों को ही जाने की इजाज़त थी। कोर्स सिर्फ 6 महीने का था, इसलिए लोगों को हुनर सिखाने के लिए हर महीने उनको 3000 का मुआवजा भी दिया जाता। शान ने पहले वाली जॉब छोड़ दी और वहीं जॉब करने लगा। शान वहाँ का मैनेजर था। पहले तो वो बहुत कम वक्त के लिए वहाँ जाता था, लेकिन अब वो मुझसे कतराने लगा और अपना ज़्यादा वक्त वहीं जाकर गुजारने लगा। मेरे दिल में वहम पैदा होने लगा, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि वहाँ गांव की सबसे खूबसूरत लड़कियां जाती थी। और अपने शोहर पर नज़र रखने के लिए एक रोज़ मैं भी चेहरा छुपाकर वहाँ चली गई। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो शान एक लड़की के साथ बातों में मगन था। उन्हें देखकर लग रहा था कि दोनों में बहुत जान पहचान है। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मेरा शोहर मुझे धोखा दे रहा था। मैंने खुद पे लानत भेजी कि कैसी लड़की हूँ, अपनों की इज्जत बर्बाद कराई थी और आज वही मोहब्बत मुझे बर्बाद कर रही थी। मैं बर्बाद हो गई थी। और कुछ आंधियाँ ऐसी होती हैं जो दरख्तों को जड़ से उखाड़ देती हैं। ये भी ऐसी ही आंधी थी जिसने मेरा घर उजाड़ दिया था। मेरी मोहब्बत रुल गई थी। वापसी के कुछ रास्ते बहुत मुश्किल थे, लेकिन कुछ फासले तय करने पड़ते हैं। मुझे भी वापस घर जाना था। दिल तो चाह रहा था कि किसी गाड़ी के आगे खुद को दे दूं, लेकिन मुजरिम तो वो है, तो सजा भी उसको मिलनी चाहिए। मैं कैसे उसे माफ कर देती जिसने मुझे नहीं बख्शा था, मुझे मेरी नज़रों में ही गिरा दिया था। मैं उसे पहचान ही नहीं सकी थी। शान मुझसे छुप छुप के अपने घर वालों से मिलता था। उसने घर पे किसी को ये तक नहीं बताया कि उसने मुझसे शादी कर ली है। उसने मुझसे मेरे छुड़वा दिए, लेकिन अपने रिश्ते बचा लिए थे। और सबसे बुरी खबर जिसने मुझे तकलीफ दी वो ये थी कि उसने अपनी माँ की भांजी से मंगनी कर ली थी। ये एनजीओ उसकी खाला की थी और एनजीओ में मौजूद वो लड़की शान की वही कज़न थी। शान जब घर आया तो मैंने उससे पूछना चाहा। मैं अल्फाज ढूंढ रही थी जो उसकी रूह को छलनी कर दे। ऐसे अल्फाज मेरे समाज से टकराए कि मुझे यकीन ही नहीं आया कि उस लम्हे वो किसी और लड़की के साथ क्या कर रहा था। वो लम्हा बहुत तकलीफ दे था। अचानक ही वो बोला कि मैं उसके दोस्त अरसलान से राब्ते में हूँ, उसे फ़ोन करके अपने रोने रोती हूँ। मुझे समझ नहीं आई कि कैसे कहूँ जो मैंने कहना था। वही अल्फाज मेरे मुंह से अच्छे नहीं लग रहे थे। मेरी रूह ने किस बोझ से मुझको उठाया। मैं बेहोश हो गई।
आँख खुली तो मैं एक अस्पताल में थी। कमरे में एक नर्स थी जिसने बताया कि जहनी दबाव की वजह से तुम बेहोश हो गई थी। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें टेंशन है, लेकिन इस हालत में टेंशन लेना तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। मैंने हैरत से नर्स को देखा जो पता नहीं क्या कह रही थी। कहने लगी, तुम खुश हो, इतना अच्छा और ख्याल रखने वाला शोहर है, रात से एक लम्हे को भी वो सुकून से नहीं बैठा, बार बार तुम्हारा पूछता है। मैंने सुकून से आंखें बंद कर ली कि शुक्र है शान को अपनी गलती का एहसास था। मुझे लगा कि एक बोझ है जो दिल से हट गया था। इस वक्त दरवाज़ा खोल के अरसलान अंदर आया। नर्स ने कहा कि ये ले, आपके शोहर खुद ही आ गए हैं, अभी हम जिक्र ही कर रहे थे। मैंने हैरत से अरसलान को देखा। अगर यहाँ अरसलान था तो शान कहाँ था? अरसलान ने मुझे बताया कि वो जब घर पहुंचा मैं फर्श पर बेहोशी पड़ी थी और वहाँ तो और कोई नहीं था। शान को कॉल की तो उसका नंबर ऑफ आ रहा था। मैंने तकलीफ से आंखें बंद कर ली। इसका मतलब था कि मेरा शोहर मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ गया था। मुझे जब से पता चला था कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मेरी अजियत मजीद बढ़ गई थी। शोहर तो वो था जिसे मेरी कोई परवाह नहीं थी। मेरा मुस्तकबिल तारीख था, तो इस बच्चे का क्या होता? मैंने उस दिन फैसला किया, अब शान आया तो मैं उससे बात करूंगी। हमें कोई फैसला कर लेना चाहिए। लेकिन साथ ही दिल में दर्द की एक लहर उठी कि जाती कहाँ। सारे रास्ते तो मैं खुद बंद करके आई थी। शान 2 दिन बाद आया था। अरसलान उस दिन अस्पताल से ही चला गया था। इस घर में अकेले कैसे 2 दिन गुजरे ये मैं ही जानती थी। सारी रात खौफ के मारे नींद ही ना आती थी। मैंने शान से कहा कि अब हमें कुछ सोचना होगा। कहने लगा कि मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे रात ही पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूँ। साथ ही वो कहका लगाकर हंसने लगा। कहने लगा, तुमने तो यही सोचा होगा कि ये खबर सुनकर भी मैं यही कहूँगा कि ये तुम्हारी गलत फहमी है। मुझे इस बच्चे से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ये बच्चा मेरा ही नहीं। एक अजियत सी थी जो उसके अल्फाजों थे मेरी रूह को छलनी तक कर रही थी। मेरा दिल चाहा कि ज़मीन मुझे खुद में समोले। क्या ये वही शान था जो कहता था मुझे अकेला मत छोड़ना, मैं पागल हो जाऊंगा? और आज वही मुझ पर कीचड़ उछाल रहा था। वो मुझसे बोलने लगा कि मैं इतना आला सब नहीं हूँ कि दूसरों के बच्चे को अपना नाम देता फिरूं। तुम इसके बाप से कहो तुम्हें अपना नाम दे दे, मैं तुम्हें तलाक भेज दूंगा। एक कयामत थी जो टूटी थी। मैं कहीं की नहीं रही। जिससे मोहब्बत की, जिसकी खातिर अपने छोड़े, उसने बीच रास्ते में छोड़ दिया। और ऐसा छोड़ा कि मुझे अपनी ही शक्ल भयानक लग रही थी। शान ने घराना छोड़ दिया। मैं जेवर बेचकर कुछ अरसा अपना पेट पालती रही। फिर एक दिन मेरा बेटा बदनसीब इस दुनिया में आया, जिसका बाप उसके वजूद से इनकारी था। शान ने मुझे तलाक दे दी। अरसलान ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने अरसलान का ही गिरेबान पकड़ लिया। बोला कि तुम समझते हो, मुझे पता नहीं, मुझे वो डायरी मिल गई है जिस पर तुमने खामोश मोहब्बत का किस्सा लिखा है। तुम परिशे से यूनिवर्सिटी के ज़माने से मोहब्बत करते थे, लेकिन बदकिस्मती से मेरी शादी हो गई और तुम उसे पा ना सके। लो आज मैं छोड़ रहा हूँ, कर लो शादी उस मनूस से। जब से मेरी जिंदगी में आई है इसने मुझसे हर खुशी छीन ली है। अच्छा भला कारोबार तबाह हो गया। मैं रोते हुए जमीन पर बैठ गई। मुझ में हौसला नहीं था खड़े होने का। 6 माह बाद मैंने अरसलान से शादी कर ली। उसने मुझे कभी मेरी गुज़श्ता जिंदगी का ताना नहीं दिया, मेरे बच्चे को अपना नाम दिया, मुझे इज्जत दी, और मुझे आज तक नहीं बताया कि डायरी और वो मोहब्बत का क्या मामला था। लेकिन ये कहता है कि मैं शर्मिंदा हूँ। शायद मेरी तुमसे मोहब्बत की शिद्दत ने तुम्हारी खुशियाँ निगल ली। मुझे तुम दोनों की ज़िंदगी से दूर रहना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि वो फरिश्ता बन के आया है। अगर वो ना होता तो मैं कहाँ जाती। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सिड वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ कल फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।